नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है एक और सांसद प्रत्याशी श्री आनंद आर्लेकर जी, हम उनके पास आए हैं। हम यही प्रयास करेंगे कि हम उनसे भी आप जनता से जुड़ी बातें करें। आपके द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं हमारे चैनल को हम उनसे पूछें ताकि आप लोगों को जवाब मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके जवाब से आपको संतुष्टि भी मिलेगी। हम सब जानते हैं कि हमारे द्वीपों में 2019 लोकसभा इलेक्शन का अभी पहले चरण में मतदान होने वाला है 19 फरवरी को। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे अंडमान निकोबार में जगह जगह जा रहे हैं और अपने बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं, पिछली सरकारों से क्या क्या गलती हुई है वो सब बता रहे हैं, और उनकी अगर सरकार बनती है, उनकी अगर प्रत्याशी चुने जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो वे किन तरीके से उन समस्याओं का समाधान करेंगे, उन सब बारे में बताया जा रहा है। आप सुनते होंगे कभी लाउड स्पीकर्स में, कभी अखबारों में आप पढ़ते होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल्स में भी आप देखते हैं एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप देख रहे हो कि पूरे देश में जो है चुनावी माहौल चला हुआ है पर्व के माफिक, और इसे जो है पूरे ज़ोरों शोरों से हर जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आज हम जो है निर्दलीय उम्मीदवार श्री आनंद आर्लेकर जी, हम उनके पास आए हैं। इनका जो चुनावी चिन्ह है वो है गैस सिलेंडर। इसी चुनावी चिन्ह से वो जो है इस बार अंडमान निकोबार में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, और अब जो है कई जगह अंडमान निकोबार में अब तक जा चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यों के बारे में प्रचार प्रसार भी किया। तो हम सबसे पहले सर को धन्यवाद करेंगे हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। आनंद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताना चाहें तो प्लीज़। सबसे पहले यामिन जी, आप सभी को ईद मुबारक। थैंक यू। मैं आप यहाँ कष्ट लेके अपना टाइम लेके आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और अभी जो दौर जो है इलेक्शन का, तो अभी ज़्यादा दिन है, शॉर्ट टाइम है, तो शॉर्ट टाइम में हम बहुत कुछ ग्रैब कर रहे हैं, बहुत कुछ चांसेस आ रहे हैं हमारे पास, खुद पैदल आ रहे हैं हमारे दरवाजे तक, तो उनका मैं आज स्वागत करता हूँ क्योंकि लोग त्रस्त है। आज अंडमान निकोबार में जो लोग हैं 85% लोग त्रस्त है, 15% है, 10% जो है एकदम मज़े में है, सुस्त है,
उनकी बोली चलती है। अगर रात को दिन बोलेंगे तो दिन है, और दिन को रात बोलेंगे तो रात है। और जो रहे 5%, 10 बोला मैंने, 5% में उनके छाए में जी रहे। तो कुल मिला के 85% अंडमान निकोबार में त्रस्त है। सब कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, और कुछ भी मेडिकल ले लो, एजुकेशन ले लो, ये चीज़ है। तो त्रस्त होने के कारण लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने बहुत कुछ देखा 1967 से लेके 2024 तक, हमने जो देना था दिल से दे दिया। 1967 से लेके 2024 तक। अभी इस बार हम दिल से कुछ देने वाले नहीं, देना है तो हम दिमाग से दे देंगे। तो इसका मतलब आप समझ जाइए। और आपका माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के जनता को, द्वीपवासियों की भी बोलता कि यो दिमाग से देना चाहिए, ये भी समझ जाइए। तो आज ऐसा है कि बहुत लोग त्रस्त होने के कारण लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं। आपको डरने की कोई चिंता नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, द्वीपवासियों के आशीर्वाद से, कि हमारा विजय जरूर होगा। चलिए, अगर जनता आपको चुन लेती है और जिता देती है, आपको अपना अंडमान निकोबार का सांसद चुनकर आपको पार्लियामेंट भेजती है, सरकार के सामने खड़ा करती है, तो सबसे पहला चीज़ आप अंडमान के द्वीपवासियों के लिए क्या करोगे? देखिए, यहाँ हमको लगता है कि छोटा सा बात भी है ना, तो हम मामूली बात पकड़ते हैं। देखो, आज एक छोटा सा उदाहरण लेता है। पानी का बोतल जो है ना, 1 लीटर का मिलता नहीं, उसके बाद एक आधा लीटर का आता है, वो 10 रुपये का होता है। 1 लीटर का 20 रुपये का होता है। तो मैंडेटरी रखा है कि 2 लीटर का बोतल। अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास बजट नहीं है, मैं मंजेरी से आ रहा हूँ मेडिकल, तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हो, और मेरा बस का किराया, ये सब देखने के बाद मेरे पास उतना ही पैसा है, बस का पैसा किराया है, और मेरे पास और एक 20 रुपया है ताकि मैं एक प्यास लगा बोल के पानी पीऊँ, लेकिन मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि मेरे के पास जब 35 रुपीज़ रहेगा तब मैं जाके 2 लीटर का बोतल खरीदेगा। तो ये एग्जाम्पल है। बोला तो हमको लगने में तो बोतल है, पानी है ऐसा लगता है, लेकिन मैं त्रस्त हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे मंजिल तक जाना है, मेरे पास पैसा उतना है, बस का किराया है और 20 रुपया है, 35 रुपीज़ नहीं मेरे पास। तो ये एग्जाम्पल में छोटा सा पानी के बारे में बोलता है। ऐसे बहुत समस्या है इधर, अभी बोलने गया तो खत्म नहीं। और ये सब कुछ आप ये प्रयास करोगे कि यहाँ पे आधा लीटर 1 लीटर की बोतलें भी मिले? तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। वो तो मैं बताया ना, वो बिना पानी पी के मंजिल तक वापस जाता है। वो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात को। जरूर पानी तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर किसी को असल में तो मुफ्त में मिलना चाहिए। जगह जगह पे टैप्स वगैरह होने चाहिए थे। चलिए, वो नहीं है। अभी जो पानी की समस्या है, जो 2 लीटर की बोतल को लेकर, जो हर कोई खरीद नहीं पाता, जो खरीद भी लेते हैं उनके लिए भी एक समस्या है, क्योंकि उसको कैरी करना पड़ता है, काफ़ी भारी होता है। ऐसी बहुत समस्याओं के ऊपर भी हमने 2-3 एपिसोड बनाए हैं जिनका आपने अभी उजागर किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अगर देखें तो प्रशासन ने इसको इस वजह से भी ना बैन किया है सर, कि जो आधा लीटर 1 लीटर की बोतलें लोग खरीदते हैं, पीते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। हर जगह आप देखिए तो पहले जब 1 लीटर आधा लीटर की बोतलें मिलती थी, जगह जगह आपको 1 लीटर आधा लीटर का पानी की खाली बोतलें पड़ी मिलती थी। आप अच्छे से जानते हो कि प्लास्टिक इस एनवायरनमेंट के लिए कितनी खतरनाक है। ज़मीन के अंदर चले जाए तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है। पानी में अगर उसे फेंक दिया जाए तो मछलियाँ उसे निगल के मर जाती हैं, हमारे कोरल्स डेड होते हैं, हमारा मैरिन लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय होता है, उसका इकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बुरा होता है। इन समस्याओं को ध्यान में रख के ना प्रशासन ने इसे बंद किया। तो इसके लिए आपके पास क्या विकल्प? नहीं, आई एग्री विथ यू, मैं एग्री होता हूँ कि इस कारण वो बंद किया बोल के। लेकिन छोटा बॉटल सा भी आता है ना, जूस का भी बॉटल आता है जो 35 रुपीज़ है, इतना सा है, वो भी प्लास्टिक का है ना, वो भी प्लास्टिक का है। तो ये क्यों बंद करना चाहिए? इतना ही कि पब्लिक का गलती है, इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ दोष देता हूँ, उन लोगों ने इस वजह से किया। लेकिन जूस का बोतल भी छोटा आता है, इतना सा आता है। आपके कहने का मतलब है कि अगर पानी की बोतलें बंद की जाए तो सब प्लास्टिक को बंद करना चाहिए? बंद नहीं करना है, चालू रखना है। पानी का बोतल आधा लीटर का भी चालू रखना है, 1 लीटर का भी रखना है, 2 लीटर का भी रखना है, और जूस का बोतल जो बता रहा हूँ वो भी रखना है। लेकिन पब्लिक ने पीने के बाद उसको सही जगह पर डिस्पोज करना है, ये मेरा मानना है।
लेकिन चलिए, अगर प्लास्टिक की बोतलें अगर दी जाएगी तो आपको नहीं लगता कि इसको जो है रिसाइकिल करना भी बहुत बड़ा झंझट है सर? इसका कोई दूसरा विकल्प है आपके पास? नहीं, रिसाइकल देखो, अभी विकल्प क्या बोलेंगे, यही तो बॉटल से चलता है, प्लास्टिक बॉटल से चलता है। जो उसका बाद में वो कलेक्शन करके, जो कलेक्शन करने का उसका भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन हो जाता है। स्क्रैप वाले जो है ना, इसको यूज़ करते हैं। हाँ, उसका भी कलेक्शन करने के बाद और डंप करने के बाद उसका स्क्रैप में वैल्यू भी आता है। हमको लगता है प्लास्टिक है, तो उसको क्या है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करने के बाद डिस्पोज करते समय सही डस्टबिन वगैरह उसमें डालना चाहिए। ये पब्लिक ने सोचना चाहिए। कोई भी चीज़, बॉटल ही क्यों, अपना एक सिगरेट का पैकेट भी है तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, वो मेंटेन करना, ये पब्लिक का काम। बायोपेट के बारे में क्या ख्याल है? अगर, क्योंकि बायोपेट भी प्लास्टिक जैसा ही दिखता है मगर वो डिग्रेडेबल है। वो अगर पानी में भी चला जाए तो वो डिसॉल्व हो जाता है, और अगर मिट्टी में भी धंस जाए तो वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। नहीं, अगर है फॉर्मूला प्रोसीजर है तो यूज़ कर सकता है। अच्छी बात ये लाना है, अगर ये भी ऑप्शन है, ये प्लास्टिक का हमने बात की है, अगर ये भी ऑप्शन है तो उसको भी यूज़ कर सकता है, उसको भी लॉन्च करना ये आपका प्रयास रहे। यस 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 यस। आपके मैनिफेस्टो में कौन कौन सी चीज़ें आपने उल्लेख किया है जनता के लिए कि जनता को आप ये सुविधाएं देंगे अगर आपकी पार्टी या आप जीतते हो तो? यस, मैंने 13 पॉइंट मैनिफेस्टो में डाले। उसके अलावा 10-12 पॉइंट जो मैनिफेस्टो में नहीं डाले, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाले। 13 पॉइंट मैंने रीड करके भी ब्रीफ किया, जो पॉइंट था रीड किया, फिर मैंने ब्रीफ किया क्यों किया, कि इसका क्या बेनिफिट है, ये सब बताया। इसके साथ साथ 10-12 पॉइंट और भी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर क्राइसिस, वो तो कॉमन है, मैंडेटरी है और एसेंशियल है, ये तो करना ही करना। कल एमपी बना तो ये सबसे पहले 4-5 चीज़ें करना ही करना है, जैसे वाटर क्राइसिस है और इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, रोड है, ये तो करना ही करना है। कैसे करोगे? डेफिनेटली मैं करके दिखाऊंगा। जो देखिए, मेरा जो मैनिफेस्टो है ना, आप अभी 12 कैंडिडेट है, 12 कैंडिडेट में से आप, जैसे होता है ना जजमेंट, किसी चीज़ के लिए कंपटीशन होता है, जज करता है, आप जज करो 12 में से कौन सा टॉप होता है वो पहला देखो। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपको नहीं, सब मीडिया वालों को मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सब अपना मैनिफेस्टो ले लो 12 कैंडिडेट का, उसका छानबीन करो और कौन सा टॉप में आता है मुझे बताओ। तो मेरा पॉइंट एकदम सेपरेट है, क्योंकि एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग जब पढ़ते हैं इसको बोलते हैं यार ये तो बोलता है, ये तो नॉर्मल नहीं, ये तो अजीब सा ही, मतलब अलग सा ही कुछ पॉइंट है। तो जैसे कुछ पॉइंट्स अगर आप बताएं। यस, मैं बताऊं आपको, एक लाडली लक्ष्मी है, लाडली लक्ष्मी, देखो लाडली लक्ष्मी, ये है, मैं रीड पहला करता हूँ। इंट्रोड्यूस अ स्कीम फॉर ₹1 lakh फॉर डॉटर्स गेटिंग मैरिड विद बेनिफिट्स अवेल फ्रॉम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। यानी कि एक पेरेंट्स होता है, माँ बाप होता है, उसका लड़की शादी करते हैं वो लोग, तो शादी के टाइम में क्या होता है, गरीब पेरेंट्स में, गरीब में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर, शादी बोला तो सब एक्सपेंडिचर होता है। अगर उस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख एक सोशल डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिल गया तो ये थोड़ा गरीब पेरेंट्स को मदद मिलेगी। और ये 1 लाख जो है नॉन रिटर्नेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, उसका थोड़ा फॉर्मेलिटीज रहेगा, सिविल रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये तो कंपल्सरी मैंडेटरी रहेगा, ये दिखाने के बाद वो मिलना चाहिए। ये जो स्कीम है सर, कि हर एक स्टेट में है, मैक्सिमम, इवन हमारे गोवा में तो चल रहे, आराम से चल रहे और बेस्ट चल रही है। उसका सब कुछ, सभी लोग, इसका जनता हमारे गोवा की ना इसका बेनिफिट लेती है। हो सकता है अमीर जो है वो नहीं ले सकता, ये भी है। वो बोलेगा मैं 50 लाख खर्चा कर रहा हूँ मेरे बेटी के शादी में यार, तो मैं 1 लाख लेके क्या करूँ, वो भी ऑप्शन है। ऐसा हो गया तो गवर्नमेंट का भी 1 लाख रह जाएगा। ये मैक्सिमम जिसके लिए, जो गरीब पेरेंट्स है उसके लिए। अपग्रेडेशन ऑफ NH4 to NH66 फ्रॉम चाटम टू डिगलीपुर विथ फ्लाईओवर ब्रिजेस, bypass roads, bridges, 2x2 highway lanes, including a new bridge between Middle State and Baratang, taking precaution for the Jarawa forest area। हमेशा लोग बोलते हैं NH4, ये NH4 है क्या? ये गांव का भी रोड अच्छा है इससे, उसका क्या है 5-6 मीटर का ये इतना चौड़ाई है। हाँ,
NH4 और आप डिगलीपुर तक चले जाना, 30 स्पीड लिमिट वो जो लगाते हैं और 40 बस। तो 320 किलोमीटर यहाँ से है, पोर्ट ब्लेयर से 320 किलोमीटर, तो 30-40 में ही जाना क्या? पब्लिक जो है अंडमान की निकोबार की पब्लिक जो है, जनता जो है, तो पूरा जिंदगी है, अब इतना साल चला क्या है 30-40, तो आगे भी 30-40 स्पीड में ही चलाना है क्या? लोगों को कुछ काम नहीं क्या? और तो ये स्पीड बढ़ना चाहिए। ये 30-40 में चल रहा है ना, तो 60 अबाव होना चाहिए। तो ऐसे रोड बनना है, ऐसा नहीं कि एक जाने के लिए एक आने की वही जा रहा है उसी रोड में ओवरटेक कर रहे हैं। वो गया ज़माना, वो ज़माना गया। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा गोवा के साथ अंडमान निकोबार के देखता हूँ, क्योंकि गोवा भी ऐसा था एक ज़माने में। ऐसा नहीं कि भाई वो भी यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, वैसे रास्ते थे, प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी, अभी धीरे धीरे सब कुछ हो गया। फार्मेसी कॉलेज है, लॉन्च ऑफ फार्मेसी कॉलेज फॉर स्टूडेंट एंड 1 or 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पास आउट द स्टूडेंट। अभी देखो मेन बेसिक इसका क्या है? एम्प्लॉयमेंट। सबको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिलता है। चलो एक फार्मेसी कॉलेज लाने का, बच्चे पढ़ने वाले बहुत है इधर। फार्मेसी कॉलेज में पढ़ने के बाद डी फार्म करने के बाद साथ साथ एक साइड में फार्मास्यूटिकल कंपनी लाना है। अगर डी फार्म हो गया तो जॉब मिलेगा बच्चों को इधर। तो एक एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से देख के मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को इधर का डी फार्म किया तो तुरंत जॉब मिलेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में बहुत कंपनियाँ है। अगर उनको इधर भी नहीं करना है, मेनलैंड जाके कर सकता है। हमारा छोटा सा गोवा है, उसमें मोर देन 100 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो लोग उसका बेनिफिट है, बच्चे उधर जॉब करते हैं, उसका पेमेंट भी अच्छा होता है। स्टार्टिंग जो है 25-30 से मिनिमम स्टार्ट होता है, उसके आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहले से जो कॉलेजेस है, यहाँ पे आप एक और कॉलेज लाना चाह रहे हो, फार्मेसी कॉलेजेस। यहाँ पर ऑलरेडी जो 5-7 कॉलेजेस हैं, उनका जो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन हटा के उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में ला रहे हैं। तो ये फार्मेसी कॉलेज जो आप लाना चाह रहे हो अंडमान में, उसको किस कैटेगरी में रखना चाहोगे? फार्मेसी कॉलेज का सब कुछ अलग सा ही रहेगा, इसका डीम यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं। ये अंडमान निकोबार फार्मेसी कॉलेज रहेगा, ये इसका जो अकाउंटेबिलिटी अलग सा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यूटिलाइज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर ensuring 100% recruitment for islanders in Andaman Nicobar administration, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन पोस्ट ऑफिस एट्सेट्रा। अभी देखो ज़माना क्या चल रहा है आजकल, आइलैंडर, नॉन आइलैंडर्स बाहर के आके जॉब लेते हैं, ठीक है? अभी वो जॉब लेंगे कैसे कि अगर आप ऑनलाइन करेंगे, एडवर्टीजमेंट दे देंगे कि बाबा एडमिनिस्ट्रेशन में इतने क्लार्क है तो दे देंगे, तो ऑनलाइन सभी ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन अपने हिसाब से वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो भी है, तो उनको जॉब मिलेगा। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर मान के चलो एडमिनिस्ट्रेशन में एक 50 ड्राइवर चाहिए, 50 ड्राइवर चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर लेटर लिखेगा, मुझे 50 ड्राइवर चाहिए, आप नाम स्पॉन्सर करके भेजो बोल के। तो 50 जगह पर वो 1000 भी नाम भेज सकता है, 1500 भी नाम भेज सकता है। हाँ, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पकड़ो, वो अपना टेस्ट लेगा, उनका ड्राइविंग सब कुछ करेगा, सिलेक्शन वगैरह करेगा, उसको जॉब मिलेगा। ऑटोमेटिकली आइलैंडर को मिल गया। डिपार्टमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम मांगेगी, स्पॉन्सर करो बोलेगा, फिर डिपार्टमेंट खुद इंटरव्यू जो भी है उनका टेस्ट वगैरह वो ले लेगा और उधर ही सिलेक्शन हो जाएगा हर डिपार्टमेंट में। यस, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, सब बताया मैंने। तो अगर इंडियन नेवी को भी चाहिए, एक चलो 50 वैकेंसी निकला LDC का, तो वो भी नाम मांगेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ठीक है? तो वो भी नाम स्पॉन्सर्ड करेगा, वो भी 2000 नाम स्पॉन्सर्ड करेगा, वो सब कुछ करेगा, इंटरव्यू लेगा, रिटर्न टेस्ट लेगा, जो भी है वो करेगा और सेलेक्ट करेगा। तो इनडायरेक्टली आइलैंडर्स के बच्चों को जॉब मिलेगा। अब ऑनलाइन करने से तो क्या ऑल इंडिया पब्लिसिटी हो गया ना, ठीक है? ये सिस्टम होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम यूज़ किया तो ज़रूर हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाहर वाले आते हैं और जॉब लेते हैं बोल के, ये चीज़ है। दूसरा बात देखो, छोटा सा और एक बात है, रोड टैक्स। इम्प्लीमेंट 1 टाइम पेमेंट ऑफ रोड टैक्स फॉर न्यूली परचेज व्हीकल फॉर
अ पीरियड ऑफ 15 years कलेक्टेड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये भी आप देखो, अब नया चीज़ है ये। अब गाड़ी का हर साल आप टैक्स, रोड टैक्स भरते हैं ना, 150 रुपया, ज़्यादा नहीं। हर साल नया लिया उस टाइम भरते, एक साल कंप्लीट दूसरा, तो 15 साल तक हर साल। मुझे हर साल बांधने के लिए आपको एक दिन का छुट्टी लेना पड़ा। आप बिजनेस करो, नहीं तो ऑफिस में काम करो, प्राइवेट करो, गवर्नमेंट करो, छुट्टी लेके जाओ, फॉर्म भरो, लाइन में खड़ा रहो। तो क्या है कि जब नया गाड़ी लेता है शोरूम से बाहर का, तो रजिस्ट्रेशन पहला करता है आरटीओ में, उधर जाके रोड टैक्स लमसम 15 साल का लमसम, ठीक है, भर दिया तो हो गया, और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 5 साल बाद रोड टैक्स बढ़ जाता है तब क्या करेंगे? 5 साल नहीं, डायरेक्ट 15 ईयर्स का। गाड़ी का लाइफ है 15 ईयर्स, तो आप 15 साल का ले लो ना एक साल। तो वही ना, जो प्रेजेंट ईयर है उस हिसाब से रोड टैक्स काटा जाएगा। जैसे इस साल 150 रुपये, तो 150 रुपये लेंगे, तो अगला 14 साल के लिए कितना चार्ज करना चाहिए सरकार को? उसमें मैं बोलता हूँ, उसमें अगर चलो टोटल 5,000 होता है तो उसमें कंसेशन मिलेगा, 4,000 ले लो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वो वन टाइम क्या होता है, वन टाइम टैक्स भरने से आपको हर साल जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, 15 साल आगे का भी पैसा मिलता है, आपको दे रहा है ना। और आप उसको सेल भी करो गाड़ी को, तो रोड टैक्स तो फाइनल अपने भर ही दिया उसको लाइफ टाइम का, उसका झंझट खत्म। और एक एक्साइज डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड मॉनिटर the manufacture, possession, import, export, transport, sale and consumption of liquor and Andaman Nicobar Island। ठीक है सब। इसमें क्या है, आजकल अनोड को चला रहा है, कहाँ से दारू आता है, एक ट्रक आता है, भरता है, और इतना बड़ा लाइन लगते, बेचते, कोई देखने वाला नहीं, वो डुप्लीकेट आता है कि ओरिजिनल आता है, कहाँ से आता है क्या। एक्साइज डिपार्टमेंट एक स्पेशल लिकर के लिए रिलेटेड होता है। वो एक जैसे पुलिस फोर्स है, वैसा ही एक्साइज डिपार्टमेंट एक फोर्स है, उसको यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ रहेंगे, जो इंस्पेक्टर वगैरह वैसे रहते हैं, तो बराबर मॉनिटर करेगा। अगर डुप्लीकेट दारू वगैरह आता है तो मॉनिटर करेगा। तो ये एस्टेब्लिश होना चाहिए। ये गैस सिलेंडर का ना, टाइमली डिलीवर ऑफ डोमेस्टिक सिलेंडर टू द कंज्यूमर्स, एंश्योरिंग प्रॉपर वेट ऑफ सिलेंडर्स। यहाँ टाइम पर गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, ये मैंने नोटिस किया है। लोग बेचारे जेंट्स तो ठीक है, खाली भरा वाला उठा सकता है, लेडीज़ ऐसा उठाते हैं कि वो उठ नहीं पा रहे, खाली भी नहीं उठ पा रहा है और भरा वाला भी उठना है, फिर भी वो लोग गैस सिलेंडर चाहिए बोल के इधर का उधर का इधर भागते हैं। लेकिन ऐसा क्यों भागते हैं? जब हम डोर डिलीवरी के लिए हमारा पैसा निकालते हैं तो डोर डिलीवरी दरवाजे तक आना चाहिए ना। ये बात सही है कि गलत है? अगर हम पैसा पे कर रहे हैं तो दरवाजे तक आना चाहिए। कल हम शोलवे 19 तक जाके आया, उधर देखा तो हम जाते समय हर एक के घर के सामने सिलेंडर है, ट्रक गया था उस साइड में। 2 घंटे के बाद हम वापस आए तो ट्रक वापस आया नहीं था। तो लोगों का इससे बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी। और एक है, मैं कॉमन बात बोला, व्हीकल फेरी सर्विस, वो तो हमें शुरू से मैंने आवाज़ उठाया, CS सर को मैंने लेटर भी दिया है, तो CS सर ने बोला ठीक है मैं स्टडी करके बताऊंगा। तो फ्री पैसेंजर व्हीकल फेरी सर्विस, आप बोलेंगे फ्री क्यों मांग रहा है? फ्री इसलिए मांग रहा है कि शॉर्टेज ऑफ व्हीकल फेरी है, ओल्ड फेरीज है, और उसका जो रैंप है बहुत स्लो, सिंगल है। जब तक वो व्हीकल फेरी निकलती नहीं तो दूसरी फेरी नहीं लगती, और स्लो सर्विस है। स्लो सर्विस के कारण जो ड्यूटी जाने वाला पैसेंजर या पब्लिक अपने ड्यूटी पर नहीं पहुंचता है टाइम पर। और ड्यूटी पर पहुंचने के लिए चाटम जेटी में आने के बाद वो ऑटो रिक्शा पकड़ के 40-50 रुपया दे के अपना ऑफिस में पहुंच जाता है। तो ये बताओ कि 10-12 हज़ार जो कमाता है, डेली 40 रुपया दे के जाएगा, पॉसिबल अच्छा है, तो उसको क्या बचेगा? तो इसलिए मैं क्या बोल रहा है, आप लोगों के पास स्लो सर्विस है, इसलिए मैं फ्री पैसेंजर व्हीकल सर्विस मांग रहा हूँ। वो ज़्यादा नहीं है, लाखों का अमाउंट नहीं है, एक पैसेंजर का 13 रुपीज़ है, 13। और दूसरा है मंथली पास जो है वो 180 रुपीज़ का। तो अगर एक पैसेंजर का एक महीने का 180 रुपीज़ माफ़ कर दिया, फ्री दे दिया सर्विस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सांसद बनते हो तो आप इनको निःशुल्क कर दोगे?
बहुत बड़ा टास्क ये 100%, 100 बोला तो 100%, ये सबसे पहला मेरा ये चैलेंज है, ये फ्री करके दे दूंगा। देखिए, अभी आनंद सर ने बताया कि किस तरीके से कई सारे कुछ पॉइंट्स उन्होंने गिनाए, जिस तरह जैसे जहाज रानी सेवा में वो जो है फेरी सर्विसेज यहाँ के अंडमान निकोबार के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए मुफ्त करवाएंगे। जिस तरीके से गैस को लेकर परेशानियाँ हो रही है, खासकर लेडीज़ को, कि उनको भरी हुई गैस हो या खाली हो, उनको उठाने में लाने ले जाने में दिक्कत होती है, तो उनको फ्री होम डिलीवरी एकदम सुनिश्चित कराएंगे। ऐसे कई सारे मसले उन्होंने कहा है कि अगर वे अंडमान के सांसद चुने जाते हैं तो इन पर काम करेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि अगर जैसे बिजली, पानी, सड़क, अगर हम 3 मुद्दों पे बात करें, हम अच्छे से जानते हैं कि अंडमान में इन तीनों मुद्दों में बहुत बड़ी समस्या है। मैं जस्ट अगर 3 की बात करें, बिजली, पानी, सड़क जो एक आम ज़रूरत होती है, फिर शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अनेकों कई सारे विभाग है जिसमें हर जनता की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़रूर है। जब जनता टैक्स भरती है बिना चूक किए, हर सामान पे टैक्स भरती है, फिर चाहे वो पिन कहिए या कार कहिए, घर कहिए, हर चीज़ में टैक्स भरती है, तो फिर उनको उनका अधिकार क्यों नहीं मिलता है? ये जो समस्या है ये हमारे देश में, और अगर हम बात करें हमारे द्वीपों में, तो आप बिजली, पानी, सड़क, इनकी क्या हालत है, इस सब से हम सब अच्छे से परिचित हैं। अभी सवाल ये बनता है कि बिजली, पानी, सड़क की जो समस्या है इसको आप कैसे सुलझाओगे अगर आप सांसद बनते हो? देखिए, ये सब ना बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों चीज़ें जो है ना जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सड़क को लेंगे तो उसी के ऊपर थोड़ा वो कोलतार डालेंगे, वो नहीं होगा। वो सब जीरो से सब निकालना पड़ेगा। ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर कोलतार, कोलतार के ऊपर मिट्टी, ये जो किया है ना वो सब निकालना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा सब जीरो से पूरा 2-3 महीने। एक इंजीनियर से सही पूछा, उसने बोला कि इसको कम से कम 5 फुट से नीचे है ना वो मिट्टी निकालना पड़ेगा। उसके बाद बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीरो से करना पड़ेगा। जैसे हम नया घर बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छा फाउंडेशन डालने के लिए, तो ये है। तो वैसे ही पानी का ये है। पानी का क्या है, डैम तो वैसे ही है जो पुराने ज़माने में वही है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, नया डैम कोई किसी ने सोचा नहीं, ये सब करना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी आजकल डीजल में आज भी चल रहा है। एक ज़माने में चलता था, ठीक है चलो, उस ज़माने में कुछ नहीं था तो डीजल से पावर अप चलता है, आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसको चेंज करना है। ये सब सेंट्रल से मैं कर दूँगा। मेरे गॉडफादर बैठे हैं, मैं ऐसा ही इधर बैठा आया नहीं हूँ। मैं अंडमान निकोबार में ऐसा ही उतरा नहीं है। मेरे गोवा में भी गॉडफादर है, महाराष्ट्र में गॉडफादर है, दिल्ली में भी गॉडफादर है। वो किसी भी पार्टी को होने दो, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे वो अंडमान निकोबार का विकास करने के लिए बहुत मदद करेंगे। सर, इससे पहले भी जितने भी सांसद रहे हैं उन सब ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये डेफिनेटली कहा होगा, लिखा होगा कि हम जो है जनता की जो मूल ज़रूरत है बिजली, पानी, सड़क, इसकी हम समस्या को दूर करेंगे। हर चुनाव में और कोई पॉइंट पे बात हो ना हो, मगर इन मुद्दों पे ज़रूर बात उठती है और इन मुद्दों को सुलझाने का हर प्रत्याशी जो है जनता को आश्वासन देता है। तो आपने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है, आपने भी कहा है कि आप इन मुद्दों को जो है सुलझा देंगे अगर आप ये बनते हो। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण था कि पुराने पहले के जो MP जो भी रहे हैं वो इसको सुलझाने में असफल रहे? देखिए, थोड़ी सी मैंने नई बात बताई है। मैंने बोला मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा, गॉडफादर है, ठीक है, तो उनका मुझे फुल विश्वास है, वो लोग मुझे मदद करेंगे अंडमान निकोबार का एक विकास करने के लिए। तो जो पहले वाले MPs थे ये थोड़ा वो क्यों नहीं कर पाए? आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई थी उनमें? वो लोग कामयाब नहीं हुए। मैं एक तो मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, ओके, तो वो लोग कामयाब नहीं हुए। अभी किस लिए कामयाब नहीं है, कभी इंटरव्यू ले लो उनका, क्यों कामयाब नहीं हुए। आप कामयाब होंगे इसकी क्या गारंटी है? श्योर, मैं बताया ना, अब नई बात वो तो जस्ट बिकॉज आपके गॉडफादर है आपको लगता है आपको कामयाबी मिलेगी? मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरा इधर, ऐसा नहीं है। मैं और मैं विकास करने के लिए, मैं कोई इधर कोई मकसद नहीं, मेरे को कुछ कमाना है, मुझे कुछ ग्रैब करना है, मुझे सब कुछ लूटना है, ऐसा कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं मुझे। मैं डिफेंस में था, 36 ईयर सर्विस किया, 2.5 साल बाकी था, 1 लाख मोर देन 1 लाख पेमेंट था, उसको सेक्रीफाइस करके मैं इस मैदान में उतरा हूँ, ठीक है।
तो मुझे किसी का वो नहीं है, मकसद नहीं है कुछ लूटने का, किसको ये करने का। बस मेरा पेंशन मिलेगा, उससे मेरा रोजी रोटी चलेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बस कुछ ज़्यादा आशा नहीं किसी चीज़ की। तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ ये सब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया है। बस अभी मैं यही चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को कि मुझे स्ट्रांग करो, आप मुझे उस पद तक लाओ, ये डेफिनेटली हो जाएगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। बिल्कुल सर, मैं मानता हूं कि आपके अगर गॉडफादर रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन कुछ प्लान है आपके पास कि इन चीज़ों में आप कैसे सुधार लाओगे? जनता ये जानना चाहिए, क्या जनता को सिर्फ इतना कह देना कि मेरे गॉडफादर हैं, वो हर समस्या का समाधान कर देंगे? आपको लगता है जनता इससे खुश हो जाएगी, बजाय इसके कि आप बताएं बिजली, पानी, सड़क की समस्या को कैसे आप इसको दूर कर पाओगे? मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। गोवा में ना बीजेपी का गवर्नमेंट है और डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, ठीक है। मैं तो निर्दलीय हूँ लेकिन हूँ गोवा का। मैं बोलता हूँ सबसे पहला मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, कैसे भी किसी भी एंगल से रिक्वेस्ट करूँगा, 2 व्हीकल फेरी में लाके इस समुद्र में रखूँगा, बाम्बू फ्लैट और बच्चाटम के लिए, ये फुल गारंटी है। तो अब एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, 2 व्हीकल फेरी, दो व्हीकल फेरी से तमाम जनता की समस्या तो नहीं सुलझेगी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये जो पिल्लो भाभी, पिल्लो पांजा, ये कर्माटंग चल रहा है ना, उसमें 2 ऐड करूँगा मैं। बोला तो टीवाई लोन ले लूँगा, एक टाइप का डोनेट समझो अंडमान निकोबार को। सर वो डंडस पॉइंट रूट का भी जो व्हीकल फेरी है उसकी भी बहुत बुरी हालत है। एक बहुत छोटा सा व्हीकल फेरी है जिसको लेकर डंडस पॉइंट रूट के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। आप उनको गिफ्ट नहीं करना चाहोगे? डंडस पॉइंट का क्या है, लिमिटेड है ट्रिप, इनका तो आना जाना चालू है, तो बीच में उसको भी भरो, एक ट्रिप मारो, उसको लेके आओ। अलग से एक फेरी वहाँ के लिए करा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 3 मांग रहे हैं, मैं 2 की बात कर रहा हूँ। 2 मैं मांग के ले लूँगा, डेफिनेटली मांग के ले लूँगा, क्योंकि आई एम श्योर कि जो डंडस पॉइंट की जनता है, बम्बू फ्लैट की जनता, वो आपकी ये बात सुन के खुश जरूर होंगे, मगर वो फिर भी ये जानना चाहेंगे कैसे कराओगे? सिर्फ गॉडफादर के बल पे या कोई प्लानिंग है कि किस तरीके से आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आप ऐसा क्या करोगे कि उनसे अप्रूवल कराओगे, फाइनेंस लाओगे और फिर चीज़ों को यहाँ पे लाओगे? ऐसा कुछ प्लान है आपके पास? यस, जरूर। देखिए, अभी का माननीय वाहन मंत्री नितिन गडकरी जी वो बोल रहा है, आपने देखा हो, चाहे तो मैं दिखाता हूँ वीडियो क्लिप, वो बार बार बोल रहा है हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप सिर्फ प्रपोजल लाओ हमारे सामने, एनवायरनमेंट का जल्दी से जल्दी करके ले लो। और आजकल हजार करोड़ का वो मत लाओ बोलता है, लाखों का बात करो, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आओ बोलता है रोड के लिए। जब वो बोलता है और यहाँ से जाता नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाता नहीं, उसका गलती होगा ना। वो बोल रहा है, बार बार अनाउंस कर रहा है। आप कैसे कह सकते कि यहाँ से प्रपोजल नहीं जाता है सर? क्योंकि जो सांसद हैं हमारे और जो पहले भी सांसद रहे हैं, उन्होंने संसद भवन में स्पीकर महोदय के सामने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, फिर चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, मैरिन हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो या जो जॉब्स को लेकर हो, फिर भी इनका समाधान नहीं निकल पाया। क्या वजह हो सकती है? वजह वही बोला, कामयाब। देखो, आप कुछ भी करो, आप सिर मारो उस टेबल पर पार्लियामेंट में और काम नहीं होता है, तो इसका मतलब कामयाब नहीं होता है वो सांसद, इसका मतलब फेलियर। अगर मैं भी कल सांसद बन गया, अगर मैंने ऐसा सिर मारा, पैर पड़ा, बोला और फाइनली नहीं हुआ, तो मैं भी फेलियर। अगर हो गया तो अच्छी बात है, मेरा भी बता हुआ है। अगर कल मेरे से भी नहीं होगा, मान के चलो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मैं फेलियर और करके लिया तो मैं अच्छा विकास हो जाएगा। आनंद सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो और भी अनेकों समस्याएं हैं हमारे द्वीपों में, चाहे फिर आप हॉस्टल फैसिलिटी कहिए, जो दूर दराज द्वीपों से बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, खासकर गरीब वर्ग के लोग जो आते हैं, उनको जो है सरकार की तरफ से हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, मगर अगर आप हॉस्टल के हालात देखोगे यहाँ पे तो आपको भी काफ़ी निराशा ही हाथ लगेगी। तो इनके लिए आपके पास कोई समाधान है? देखिए, ये सब चीज़ें ना, एक हॉस्टल हो गया तो पूरा मैनेजमेंट रहता है मेंटेन करने के लिए, उसका और HOD रहता है,
मेंटेन करने के लिए स्टाफ रहता है, मेंटेनेंस होता है, ये सब चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी है, अगर एचओडी है तो एचओडी से मॉनिटर करना चाहिए, बाबा सही हो रहा है कि नहीं, क्लीन शीप हो रहा है कि नहीं, बच्चों को सुविधा मिल रही है कि नहीं, ये देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखा तो उसके ऊपर कौन है? वो जाके सिर्फ एसी में बैठेगा, आएगा घर से एसी में बैठेगा, खाना खाने जाएगा, फिर आएगा, फिर घर जाए, ऐसा नहीं। उधर भी उसने विजिट देना है और वो इंस्पेक्शन करना है। 6-6 महीने में इंस्पेक्शन करना है। देखो डिफेंस में क्या होता है, साल में एक बार इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन बोला आपको सब कुछ होना, सब कुछ साफ सुथरा करना चाहिए, ऐसा करके लेना 6-6 महीने में करना चाहिए, तब जाके सब बातें आगे आ जाएगी ना। सर कानून भी तो यही कहता है और कागज़ों में भी ऐसे ही लिखा जाता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन होगा, हर सुविधा मिलेगी, जो बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ पे जो हॉस्टलर्स हैं उनको अच्छा खाना पौष्टिक आहार मिलेगा, उनको टाइमली हर चीज़ मिलेगा, मगर होता नहीं है ना सर। होता नहीं, ये करके लेना चाहिए, एचओडी का जिम्मेदारी है। अगर एचओडी, वही तो बोल रहा है ना, एचओडी करके लेता कि नहीं, उसके ऊपर वालों ने देखना चाहिए, जो उसके ऊपर है, नहीं तो उसके ऊपर जाए, ऐसा ये चेंज है, ऊपर वाला देखना चाहिए, ऐसा नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऊपर आए बैठे गए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्राउंड में आके देखना चाहिए क्या सही हो रहा है क्या गलत, तभी वो चीज़ होगी। अगर वो गलत चीज़ हो रही है तो उसी रात बताओ ना, ये बाबा ये ठीक नहीं रखा आपने, सिंपल सी बात है। मेंटेनेंस है और सुविधा देना है, बच्चों को अच्छा खाना देना है, और खाने में बराबर हो रहा, मेन्यू बराबर हो रहा है कि नहीं, टेस्टी हो रहा है कि नहीं, हाँ सब देखना है। देखने के बाद ही तो सब कुछ होगा ना ऐसा ही चल रहा है राम भरोसे, ऐसा नहीं होना है। हर चीज़ देखनी है, हर चीज़ मॉनिटर करनी है। मेरे ऊपर कौन है, उसने मेरे को मॉनिटर करना है, उसके ऊपर कौन है, उसने उसको मॉनिटर करना है, ज़मीन तक मॉनिटर करना है, तब सब बातें। तो आप अगर सांसद बनते हो तो आप इसके बराबर निगरानी करते हो? मैं विजिट दे दूंगा, डायरेक्ट जाके विजिट दे दूंगा। सर एक और काफ़ी बड़ा मुद्दा हमारे द्वीपों में है, वो है सर महिलाएं जो नौकरी करती हैं और उनको खासकर जो सरकारी जॉब्स होते हैं, जो महिलाएं नौकरियां करती है, उनके कई सारे हमें कॉल्स आते हैं और वो कहते हैं कि उनको जो है घर परिवार छोड़ के दूसरे द्वीपों में जाना पड़ता है, उसके लिए उन्हें बहुत समस्या होती है। क्यों नहीं उनको ऐसा किया जाए कि जो महिलाएं जहां पर रहती हैं उनको वहीं पे पोस्टिंग दिया जाए, ताकि वो जो है काम भी कर सके और अपना घर गृहस्थी भी संभाल सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो आप बोले इंटर आइलैंड ट्रांसफ़र करते हो, वो बोलता है ना, एक्चुअली क्या है, देखो हम पहले जॉब के लिए रोते हैं, जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिल जाए, भगवान को प्रार्थना करता है, इधर इन्फ्लुएंस लगा, पहले जॉब लेते हैं। जॉब लेने के बाद अगर इंटर आइलैंड ट्रांसफ़र जाना है या पोर्ट ब्लेयर में इधर उधर ट्रांसफ़र जाना है तो हम रोते हैं, वो गलत है। और यहाँ बात रही इंटर आइलैंड की, आज मैं ट्रांसफ़र गया, मैं 2 साल नहीं, सिर्फ महिलाओं का बात कर रहा हूँ। अगर एक महिला ट्रांसफ़र चली गई, कहाँ चली गई, कैम्बेल में चली गई, 2 साल का टेन्योर उसने निकाला, तो वो महिला फिर पोर्ट ब्लेयर आना है, दूसरा महिला जाना है। ऐसा नहीं कि वो ये रूटीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसा हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि एक महिला को डालो कैम्बल बे में और उसको सारी ज़िंदगी उधर ही निकालो, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये रोटेशन करना पड़ेगा। एक महिला है, उसको 2 साल के लिए निकोबार भेजा गया, अपने घर परिवार छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो अपना वहाँ पे नौकरी कर रही थी। फिर उसको जो है क्या निकोबार से उठा के उसको पश्चिम सागर डिगलीपुर में भेज दिया और 2-3 साल के लिए, फिर 1 साल 2 साल के लिए पोर्ट ब्लेयर में आए, फिर उनको हडवे लिटिल अंडमान भेज दिया गया। तो ऐसी कई सारी महिलाएं जो कहते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर इसमें थोड़ा सा सुधार हो, इनकी भी ज़रूरतों को ध्यान में रख के किया जाए तो बहुत मेहरबानी होगा। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, किसी के ऊपर ना इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सबको बराबर जस्टिस मिलना चाहिए। मैं बोला ना, कितना टेन्योर, पहला फर्म डिसीजन लेना है कि कितना साल का टेन्योर होना चाहिए ट्रांसफ़र का। एग्जाम्पल 2 साल का हो गया तो 2 साल दे दो, आप 2 साल दे दो, फिर वापस लाओ उसको, ठीक है। और सबको बैलेंस, मतलब एक बराबर का दौरा मिलना चाहिए। नहीं, वो तो होता ही है, वो बात उसका नहीं है। बात है कि एक महिला का बोला ना कि निकोबार से वो हडवे से और कहीं गई, इससे उनके फैमिली लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है ना सर। उसके ऊपर इनजस्टिस हुआ। जैसे एक नहीं है, अनेकों महिलाएं हैं, इनजस्टिस हो गया।
तो इसमें आप कुछ सुधार लाओगे? सुधार जरूर लाऊंगा, मेरे पास वो केस आना चाहिए, मैं जरूर लाऊंगा। क्यों गया और कौन नहीं गया उधर, कौन कौन नहीं गया, ऐसा होता है ना। तो कौन कौन नहीं गया तो उसको जाना पड़ेगा। तो और एक कौन गया कौन नहीं गया बात नहीं है, जो फिर किसी और महिला को भेजोगे तो उनका भी तो वही तकलीफ रहेगा ना। तो अभी वही तो बोला, शुरू में क्या बोला मैं, जॉब मिलने से हम तरसते हैं, जॉब मिलने के बाद इसको भी हम मानते नहीं कि हमको ट्रांसफर नहीं चाहिए, मेरे को घर तक बैठना है, ऐसा नहीं होगा ना। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ज्यादा उनको बाहर ही रखा जा रहा है, तो उस चीजों पे आप ध्यान दोगे। किसी की महिला के ऊपर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आनंद आर्लेकर जी, जो इस बार हमारे अंडमान निकोबार में प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, और इनका जो चुनावी चिन्ह है वो है गैस सिलेंडर। आनंद सर, हमारा प्रयास रहेगा कि हम दोबारा आपसे मिलें और भी बात करें, आपको और करीब से जानें, और जनता के लिए आपके पास क्या क्या है उन सब बारे में भी जानें। लेकिन इस वक्त हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे दर्शकों को, अंडमान की जनता को एक संदेश जरूर दें। सबसे पहले संदेश देने से पहले मैं एक आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं डीसी साहब और एंटायर इलेक्शन टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने नॉमिनेशन फॉर्म जिस दिन लिया उस दिन से लेके आज तक मुझे उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और मैंने भी उनको कोऑपरेट किया, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कहीं भी कमियां महसूस नहीं हुआ। वो अपना नॉमिनेशन टीम के साथ होने दो, फिर अपना अकाउंटिंग होए डिपार्टमेंट उसमें होने दो, मीडिया की तरफ से होने दो, फिर अनेक ऐसा उधर डिपार्टमेंट है, लेकिन मुझे कहीं भी कमियां महसूस नहीं होने। तब आप अंडमान प्रशासन से काफ़ी खुश हैं? मैं डीसी साहब से जो आरओ का ड्यूटी कर रहा है और एंटायर इलेक्शन टीम से बहुत खुश हूँ। और उन लोगों ने जो मेल भी लेके आते थे बच्चे उनके, ये रात को 9 बजे 8 बजे, तो वो लोग इतना प्यार से, उनका मिठास है बातों में, तो जो मैं उनसे तो फिदा हो रहा था। क्योंकि 1-2 बार मैंने डेयरी फार्म से और शादीपुर से मैं प्रचार छोड़ के आया, वो मेरे घर तक आया लेटर लेके, बोला, मैं बोला ठीक है कल ले लेंगे ऑफिस में, नहीं आज ही देना है। अब बेचारे खड़े रहेंगे, मैं प्रचार खत्म होने तक, मैं प्रचार छोड़ के भी आया। सो मैं मीडिया के माध्यम से डीसी सर को और एंटायर इलेक्शन टीम को थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि आने वाले 19 अप्रैल को इलेक्शन होने वाला है। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को, हर एक वोटर को निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप घर से निकले और अपना मतदान जिसको देना है उसको दे दीजिए, लेकिन मतदान ज़रूर कीजिए। मतदान भी नहीं करने किया बगैर घर में मत बैठने, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। हम प्रयास करेंगे आनंद सर से भी जानने के बाकी जो बचे कुछ मुद्दे रह गए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम जब अगली बार आनंद सर से मिलने आएंगे तो अब हम उन सवालों को आनंद सर के सामने ज़रूर रखेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आनंद सर ने जब हमसे पहला एपिसोड हमारे चैनल में दिया था तो उन्होंने बताया था कि वो एक डिफेंस पर्सनल थे और 36 साल उन्होंने जो है अपनी सेवाएं भारतीय नौसेना को दी है, और 2-2.5 साल जब बचे रह गए थे तो उन्होंने VRS लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। सन 2005 से लेकर अब तक जो है आनंद सर हमारे द्वीपों में ही अपनी सेवाएं देते रहे हैं, और उन्होंने जो है यहाँ की जो भी मूल ज़रूरतें हैं उनको बहुत करीब से जाना, यहाँ के लोगों को भी काफ़ी करीब से उन्होंने जाना, उनसे घुले मिले, उनकी समस्याओं को देखा। एज ए सोशल वर्कर भी उन्होंने बहुत काम किया है। उनका कहना है कि उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी की है। फिर उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वे जो हैं अंडमान निकोबार में सांसद का चुनाव में हिस्सा लेंगे और प्रयत्न करेंगे कि वे जो है सांसद बने, ताकि जो बेसिक नीड्स हैं अंडमान निकोबार की, मूल ज़रूरतें हैं जिससे यहाँ की जनता अब तक नहीं पा रही है, उनको जो है दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे आनंद आर्लेकर सर। बस यही एक कारण था
जो आनंद सर के अंदर एक जोश लाया कि वे जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट ले और अंडमान निकोबार की जनता के लिए सांसद चुनावों में अपना नाम दाखिल करें। तो उन्होंने नामांकन दाखिल की और अब जो है प्रचार प्रसार में लगे हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप 19 फरवरी को आनंद आर्लेकर सर का साथ देते हो या नहीं देते हो। इसका जो खुलासा है हम सबको 4 जून को पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को जो है लगातार इसकी अपडेट देते रहेंगे। आज का ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मैं जो है हमारे तमाम अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से ये गुजारिश करूँगा कि मतदान की अहमियत को आप समझें, इसके महत्व को समझें। आप चाहते हो कि आपकी जो है चुनी हुई सरकार आए, एक ऐसी सरकार आए जो पारदर्शिता के साथ काम करे, जो द्वीपों के विकास के लिए काम करे, द्वीपवासियों की भलाई के लिए काम करे। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी जो है मतदान के दिन अपने घर ना बैठें, आप अपने निकटतम मतदान केंद्र जाएं और मतदान ज़रूर करें। अगर आप 18 बरस या उससे ज़्यादा हैं तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप जो है वोटिंग करें। आपकी जानकारी में ऐसे कोई भी अगल बगल आपके जानकार लोग हैं जो 18 बरस या उससे ज़्यादा है तो आप उनको भी साथ लेके जाइए, किसी को भी मत छोड़िए। हमारी भारत सरकार और प्रशासन भी बहुत प्रयत्न कर रही है कि एक एक जनता को जागरूक करें और मतदान की जो अहमियत है इसको बताएं। कई सारे स्वीप की तरफ से अभियान कराए जा रहे हैं ताकि जनता जागरूक हो और जाने कि मतदान करना कितना ज़रूरी है। नुक्कड़ नाटक के तहत क्रिकेट मैच खेलकर अनेकों यूट्यूबर्स के चैनल के माध्यम से भी बताया जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कई सारे मनोरंजक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं ताकि आप जनता का जागरूक हो और जाने कि मतदान कितना ज़रूरी है। हम भी आप सबसे, हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम भी आप सबसे गुजारिश करती है कि कृपया 19 अप्रैल को आप जाएं, निकटतम मतदान केंद्र जाएं और अपना एक अति बहुमूल्य मतदान ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।